वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। सो जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है और उतना ही जो है क्या होता है, इम्प्रूव होती है एक फर्म की एबिलिटी कि वो जनरेट कर सके इंटरनल फंड, और उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है सस्टेनेबल ग्रोथ जो है। और एसेंशियली जो है क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा होता है री इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर और एक्सपेंड के अंदर। और उसके बाद फिर है टोटल एसेट्स टर्न ओवर। सो हायर टोटल एसेट टर्नओवर इंडिकेट करता है कि कंपनी जो वो जनरेट कर रही है ज़्यादा सेल्स रेवेन्यूज के एसेट से, और ये ट्रांसलेट होता है हायर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के अंदर। और ये भी नोट करता है कि इम्प्रूविंग टेस्ट एसेट टर्नओवर जो है वो इक्वल होता है रिड्यूस करने के कैपिटल इंटेंसिटी को। और उसके बाद है फिर फाइनेंशियल पॉलिसी। सो इंक्रीज होना डेट इक्विटी रेशियो के अंदर इंक्रीज करता है फर्म का जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है उसको। इंक्रीज डेट इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी यूज़ करती है ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग, जबकि रिस्की जो है इंक्रीज लेवरेज से क्या होता है, हायर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है क्योंकि ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसके बाद आ जाता है फिर डिविडेंड पॉलिसी। सो डिक्रीज होना परसेंटेज के अंदर नेट इनकम की जो कि पेड आउट किया गया एज अ डिविडेंड, वो इंक्रीज करता है रिटेंशन रेशियो, और ये इंक्रीज इंटरनली जो है वो जनरेट करता है इक्विटी, और इसी वजह से इंक्रीज करता है इंटरनल और सस्टेनेबल ग्रोथ को। उसके बाद ये कि वाई इवेल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब क्यों इवेल्यूएट किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो जो प्राइमरी रीज़न होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखने का, उस वो ये है कि हमारे पास नहीं होती और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम हासिल करें मार्केट वैल्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको यूज़ करेंगे अकाउंटिंग डेटा के मुकाबले में, अकाउंटिंग डेटा की जगह। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस होता है, ये एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट की एक्सेप्शन से और बॉयल्स डाउन से, कि कंपेयर करना रेशियो जो है एक बिजनेस का कुछ एवरेज के साथ, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव रेशियो होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज़ करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोच। मतलब ये कि ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट डेविएशन जो है वो नॉर्म से, और इसमें शामिल होता है कंपेयर करना कंपनी का रेशियो जो है इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ या फिर बेंचमार्क के साथ, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए एरियाज जहाँ पर स्ट्रेंथ्स के या फिर जो वीकनेस के हैं। नाउ द इंटरनल यूजेस, अब जो इंटरनल यूजेस होते हैं उसमें, सो उसके अंदर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होती है। सो अब इसमें शामिल होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है या फिर जो रिटर्न होता है इक्विटी के ऊपर, सो कंपैरिजन डिवीजन। सो उसके बाद ये कि कंपेयरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिवीजन, यानी कि डिफरेंट डिवीजन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। और प्लानिंग फॉर फ्यूचर की हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है जनरेट करने के लिए प्रोजेक्शंस, आगे का जो प्रोजेक्ट किया जाता है उसके लिए हिस्टोरिकल जो पिछली ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखा जाता है। और उसके अलावा चेक किया जाता है रियलिज्म जो होती है, एजम्पशन जो होते हैं प्रोजेक्शंस के लिए। और जो एक्सटर्नल यूजेस हैं उसकी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं। सो इवैल्यूएट करने के लिए जो क्रेडिट स्टैंडिंग होती है कि नई कस्टमर की, और लार्ज कस्टमर जो है उनकी नज़र होती है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फर्म की भी। और सप्लायर की बात करें, इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल वर्थ जो है सप्लायर की, कि कितना वो फाइनेंशियली तौर पे वर्थी है। और सप्लायर जो है वो कंसर्न किए जाते हैं, कंसर्न होते हैं जो क्रेडिट वर्थनेस होती है फर्म की, उनका जो कंसर्न होता है। सो कॉम्पिटिटर्स की हम बात करें, अगर कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रेंथ्स जो है राइवल की, स्पेशली जब वो लॉन्च करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज जो है वो कंसिडर करती है एक्विजिशन यूज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि आइडेंटिफाई करे, इवेल्यूएट करे पोटेंशियल टारगेट्स को। सो एक्विजिशन ऑफ न्यू फर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल टारगेट एंड व्हाट टू ऑफर। नाउ द चूजिंग अ बेंचमार्क। सो कुछ मेथड्स होते हैं बेंच मार्क के, दो मेन मेथड्स हैं। टाइम ट्रेंड एनालिसिस, कंपेयर करना एक कंपनी की परफॉर्मेंस को वक्त के साथ। और पीयर ग्रुप एनालिसिस, यानी कि कंपेयर करना उसको सिमिलर कंपनीज के साथ। नाउ दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की एक टाइम वैल्यू होती है। जाहिर बात है आज जितनी वर्थ है 1000 रुपए की, आज से
1 साल बाद नहीं होगी और 1 साल पहले जितनी थी उतनी आज नहीं है, क्योंकि महँगाई जिस तरह से बढ़ती है, कभी-कभी कुछ जगहों पे सस्ताई भी हो जाती है, तो इसी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है। सो $1 जो कि रिसीव होता है आज, वो जनरली तौर पे उसकी ज़्यादा वर्थ कंसीडर की जाती है इसके मुकाबले में, कि जो फ्यूचर में है उसकी पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी की वजह से। सो सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 तरह के जो है वो इंटरेस्ट हमें देखने में आते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि नॉर्मली लोगों को पता है कि इंटरेस्ट हम पे करते हैं अगर कोई लोन वगैरह हम लेते हैं बैंक से तब। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी कि अगर पेमेंट नहीं रुकती तो फिर, सॉरी, पेमेंट रुक जाती है तो फिर वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है, जाहिर बात है, इसको हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है आई इज इक्वल टू पी बाय आर बाय टी, जहाँ पर आई इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी जो है वो टाइम होता है। फ्यूचर वैल्यू की हम बात करें तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो अमाउंट होता है एक इन्वेस्टमेंट के ग्रो करेगी वो ओवर टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट को जैसे पीछे आपको बताया गया, इसका फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर एंड टी। सो फ्यूचर वैल्यू जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ड्राइव होती है, ऐड करते हुए जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है बैक टू द इंटरेस्ट अर्न। ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल में जब हम ऐड कर प्लस करते हैं अर्न इंटरेस्ट को, और प्रेजेंट वैल्यू की हम बात करते हैं अगर, सो प्रेजेंट वैल्यू करंट वर्थ होती है। जो करंट वर्थ है फ्यूचर कैश फ्लो की, जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसकी जो करंट वर्थ है, और उसको डिस्काउंट किया जाता है जो अप्रोप्राइट रेट होता है, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। और उसके बाद ये कि जो एक सीरीज होती है कांस्टेंट या फिर लेवल, जो है वो कैश फ्लो जो कि होता है एंड के ऊपर हर पीरियड के कुछ जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पीरियड के लिए वो खिलाया जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी। सो ऑर्डिनरी एन्युटी एक सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो होती है जो कि होती है, हो रही होती है एंड के ऊपर हर पीरियड के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड के लिए। और प्रेजेंट वैल्यू जो होती है परपेचुइटी की, वो होती है पी वी इज इक्वल टू सी बाय आर, जहाँ पर सी कैश फ्लो है और आर जो है वो डिस्काउंट रेट है। नाउ द एनुअल परसेंटेज रेट्स, एनुअल परसेंटेज रेट्स की हम बात करते हैं जिसको एपीआर कहा जाता है। ये इंटरेस्ट रेट पर पीरियड होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ पीरियड इन अ ईयर से। उसके बाद आता है एमोटाइज लॉन्स। एमोटाइज लॉन्स की हम बात करें तो ये जो है एमोटाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है पे ऑफ करने का। लोन जो है ये रेगुलर प्रिंसिपल पेमेंट के जरिए ओवर द टाइम वक्त के साथ, यानी कि सो बॉन्ड्स, हम बॉन्ड्स की बात करें, सो बॉन्ड एक एविडेंस होता है डेट जो कि इशू किया कंपनी ने या गवर्नमेंट ने। सो बॉन्ड वैल्यू फ्लक्चुएट करती है इंटरेस्ट रेट के साथ, इवन के कैश फ्लो सेम भी रहता है। और सेमी एनुअल कूपन्स होते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है वो कोटेड होते हैं जैसे कि एपीआरएस, और जो कोटेड रेट होता है ये जो है वो इक्वल होता है एक्चुअल रेट पर पीरियड जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ पीरियड इन अ ईयर से। नाउ द इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक की इंटरेस्ट रेट जो है वो एसोसिएट होता है बॉन्ड के साथ, वो हाईलाइटेड है। सो रिस्क जो क्या आता है बॉन्ड ऑनर्स के लिए फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट के जरिए खिलाया जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाउ द डेट वर्सेस इक्विटी, सिक्योरिटी जो इशू की कॉर्पोरेशन ने उनको रफली तौर पे क्लासिफाई किया जा सकता है इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज के तौर पर। कॉर्पोरेशन सिक्योरिटीज को ब्रॉडली तौर पे क्लासिफाई करते हैं या तो डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी सिक्योरिटीज के तौर पर भी। सो नेक्स्ट वन इज दी, जब कॉर्पोरेशंस बोरो करती हैं वो जनरली प्रॉमिस ये करती हैं कि वो रेगुलर जो है वो स्केड्यूल इंटरेस्ट पेमेंट करेंगी और रीपे करेंगी जो ओरिजिनल अमाउंट बोरोड है, जिसको प्रिंसिपल हम कहते हैं, ओरिजिनल जो अमाउंट है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी आर द फॉलोइंग। जो मेन डिफरेंस है डेट और इक्विटी के दरमियान, वो अब आपके सामने जो है वो है। डेट जो है वो कोई ओनरशिप नहीं होती, जब डेट होता है तो उससे कोई ओनरशिप नहीं मिलती, और क्रेडिटर्स के पास कोई वोटिंग पावर भी नहीं होती। ये फ़र्क है ज़ाहिर बात है डेट का, अगर हम इक्विटी से देखते हैं। और कॉर्पोरेशन जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो डेट के ऊपर होती है, उसको कंसीडर किया जाता है एज अ कॉस्ट के तौर पे। जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, वो कॉस्ट के तौर पे पे कर रही है डेट का।
और वो फुली टैक्स डिडक्टिबल भी होता है, जबकि डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है स्टॉक होल्डर्स को, जो कि टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। सो टर्म्स ऑफ अ बॉन्ड की हम बात करते हैं। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यूजुअली तो पे इनकी फेस वैल्यू होती है $1000 की, कहलाए जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और इसको दिखाया जाता है बॉन्ड सर्टिफिकेट के ऊपर। सिक्योरिटी की बात करें अगर हम, तो कॉन्सेप्ट जो है कोलेट्रल का और मॉर्गेजेस का बॉन्ड के रिलेशन में। कोलेट्रल की डेफिनेशन की बात करें तो डेट सिक्योरिटीज की अक्सर जो है वो कोलेट्रल होता है, बॉन्ड स्टॉक्स या दूसरे एसेट की गारंटी करे पेमेंट बॉन्ड होल्डर्स को। नाउ दी सीनियोरिटी, सो सीनियर वर्सेस जूनियर डेट होता है। सीनियोरिटी जो है वो डिटरमाइन करती है रीपेमेंट प्रायोरिटी, जो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट डेट्स को लेबल किया जाता है सीनियर या जूनियर उसी के मुताबिक। और रीपेमेंट की हम बात करें तो मेच्योरिटी और सिंकिंग फंड जो है, सो बॉन्ड को रीपेड किया जा सकता है मेच्योरिटी के ऊपर या फिर अर्लियर भी। कभी कभी सिंकिंग फंड के जरिए, सिंकिंग फंड एक अकाउंट होता है जिसको यूज करते हुए रीपे किया जाता है बॉन्ड डेट को ओवर टाइम। ना दी कॉल प्रोविजन, एक कॉल प्रोविजन अलाउ करता है बॉन्ड इशूअर को कि रीपरचेज करे बॉन्ड्स को एक स्पेसिफिक जो प्राइस है उसके ऊपर डिफाइंड पीरियड के दरमियान। नाउ द प्रोटेक्टिव कवेनेंट, प्रोटेक्टिव बॉन्ड प्रोटेक्टिव कवेनेंट जो है वो पार्ट होता है इंडेंचर्स का या फिर लोन एग्रीमेंट का, जो कि लिमिट करता है कुछ एक्शंस को एक कंपनी जो कि चाहेगी लेना टर्म ऑफ लोन के दरमियान। और ये कवेनेंट जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है दो टाइप्स के अंदर, नेगेटिव कवेनेंट और पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है वो रिक्वायर करता है सर्टेन एक्शंस, जबकि नेगेटिव जो है वो रोकता है सर्टेन एक्शंस को। नाउ दी बॉन्ड रेटिंग्स, सो बॉन्ड रेटिंग्स जो है असेसमेंट होती है क्रेडिट वर्थनेस जो है कॉर्पोरेट इशूअर की। सो हायर हायर रेटिंग्स का मतलब ये होता है कि लोअर रिस्क होना, जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होंगी उतना ही रिस्क कम होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।